अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ एट 5। आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हुकूमत अब से कुछ ही देर बाद मिनी बजट पेश करने जा रही है और तमाम तर तैयारियां भी हो गई हैं। ये इतलात है कि नए टैक्सों की भरमार होगी, 200 अरब के टैक्स लागू हो सकते हैं और ये भी इतलात है कि कुछ गरीब अवाम मजीद पिस जाएंगे, जबकि अमीरों वाली जो इस्तेमाल की अशियाएँ इन पर भी भारी टैक्स आयद होगा, जिसमें स्मार्टफोन भी बताए जा रहे हैं, इंपोर्टेड गाड़ियाँ भी हैं, मलबूसात भी हैं, सिगरेट भी है और लग्जरी सामान भी है। इसके साथ साथ डब्बा बंद खुराक और केबल कनेक्शंस पर भी नए टैक्सेस लागू किए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अपने ब्यूरो चीफ से बात करते हैं कि वहाँ पर लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस मिनी बजट से। तो हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ कामरान खान साहब, जबकि पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे मुमताज़ बंगर साहब और कराची से हमारे साथ हैं रेहान हाशमी और कोयटा से खलील अहमद हैं। तो सबसे पहले फिर हम कामरान खान से बात करते हैं। कामरान खान, बताएगा अब से कुछ ही देर में ये बजट पेश हो जाएगा, तो बताएगा कि वहाँ पर बसने वालों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस मिनी बजट से, लोग क्या समझ रहे हैं, क्या होने वाला है उनके साथ? जी शुक्रिया मदिया। बिल्कुल ये इस वक्त जो है बजट जो है वो वफाकी काबीना का इजलास हो रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में। इसको असम्बली में लाने से पहले इस फाइनेंस बिल को जो वफाकी काबीना है वो इसकी अप्रूवल देगी और हमारी मालूमात के मुताबिक कुछ ही देर में इसकी अप्रूवल वहाँ से सामने आएगी और वफाकी काबीना की अप्रूवल के बाद फिर कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा और वहाँ पर यह फाइनेंस बिल जो है वो पेश किया जाएगा। और मैं बताता चलूँ कि कोई भी मदिया पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में फाइनेंस बिल जो है वो हर सूरत हुकूमत को मंजूर कराना होता है और ये सिंपल मेजॉरिटी से मंजूर हो जाता है और इसमें इसके बाद ये फौरी तौर पर आज ही ले होगा, आज ही पेश किया जाएगा, आज ही टेबल होगा और आज ही फिर ये सेनेट का इजलास जो है वो भी तलब किया हुआ है, वो भी जारी है, वहाँ कौमी असम्बली से ये फौरी तौर पर सेनेट में चला जाएगा। तो ये मदारिज हैं, ये वो स्टेजेस हैं जिसमें कि वो फाइनेंस बिल। अब रह गई बात ये कि क्या एक्सपेक्टेशन क्या है। देखिए, मिनी बजट की ज़रूरत ही इसीलिए पड़ी है कि जो फिस्कल डेफिसिट था हुकूमत को जिसका सामना था उसको उन्होंने उस गैप को पूरा करना था। ये ऐसे ही है एक आम आदमी को समझाने के लिए कि अपनी जो खर्चे हैं, जो अखराजात हैं और जो आमदन है उसमें एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है, अरबों रुपए का उसमें गैप था, उसको पूरा करने के लिए हुकूमत ने अब ये मिनी बजट ला रही है और इसमें नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। कुछ अशियाए खुर्दनोश की हैं, कुछ अशियाए सर्फ की चीज़ें हैं जिसमें कि टैक्सेस लगाकर उनकी कीमतों को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, यानी ये पैसा लाने के लिए कुछ टैक्स स्लैब जो है वो कम की जा रही है। उस कम करने से ये नुकसान होगा कि जो कम आमदन वाले लोग हैं, मुलाजमीन हैं, उनकी भी आमदन जो है वो काबिल टैक्स हो जाएगी, उन्हें भी टैक्स देना पड़ेगा और टैक्स की शरह में इजाफा किया जा रहा है। तो ये वो इक़दामात हैं जो कि आ जाएंगे। इसके खदोखाल जो हैं वो तो अभी कुछ ही देर में सामने आ जाएंगे, लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक कुछ 200 से 250 अरब रुपए के जो ये मिनी बजट है ये पेश किया जा रहा है, जिसमें कि मुख्तलिफ स्टेप्स के ज़रिए रेवेन्यू बढ़ाने की बात की जाएगी और रेवेन्यू जनरेट करने की बात की जाएगी, ताकि ये जो गैप है अखराजात में और आमदन में, इसको हुकूमत जो है वो किसी तौर पर पूरा कर सके। इस वक्त ये बहुत बड़ा सामना था हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत जो है वो इसकी बैंक्रप्सी की तरफ जा रही थी। इसीलिए ज़रूरत ये पड़ी कि फौरी तौर पर नए स्टेप्स लिए जाएँ, एक मिनी बजट लिया जाए, उसमें नए तरीके बताए जाएँ कि किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट होगा, किस तरीके से हुकूमत को आमदन होगी, ताकि ये अमूरे जो हुकूमत हैं वो चलाए जा सके। तो कहा जा सकता है कि अभी कुछ ही देर में जब इसकी अप्रूवल हो जाएगी वफाकी काबीना के इजलास में, ये मामला जो है ये कौमी असम्बली के इजलास में आएगा और वहां पर जैसे कि मैंने पहले बताया कि फाइनेंस बिल किसी भी सूरत में हो हुकूमत उसको जानूंगी, क्योंकि ऑपोजिशन ने भी कुछ प्लान्स कर रखे हैं कि किस तरह से हर्डल क्रिएट की जाएगी आज के सेशन में, वो उनके क्या कुछ प्लान्स है, इसके लिए भी मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। अभी मैं रेहान की तरफ जाऊंगी। रेहान, कराची से तो हमने जितनी भी ताजिर बरादरी से गुफ्तगू की है, यही इतलात है कि वो सेटिस्फाई हैं और वो कहते हैं कि विन विन सिचुएशन है उनके लिए। ऐसा ही है, आम लोग फिर क्या सोचते हैं अगर ताजिर बरादरी खुश है तो? देखिए मदिया, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आम शहरी इस पे कितना मुतासिर होगा। देखिए जो सबसे ज़्यादा इसमें तनख्वाहदार जो अफराद हैं, जो मुलाजमीन हैं, वो इस बात में सोच रहे हैं कि महंगाई किस हद तक जाएगी। जिस हद तक महंगाई जा रही है उस हद तक लोगों की सैलरियों में इजाफा तो नहीं हो रहा, चाहे इसमें सरकारी मुलाजमीन हो, चाहे प्राइवेट मुलाजमीन हो, चाहे वो छोटा मोटा ताजिर है, वो इस बात को सोच रहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। डॉलर आपने देखा 139.80 तक पहुंच चुका है और डॉलर कम होने का नाम नहीं ले रहा। डॉलर का इम्पैक्ट तमाम अशिया पे आता है। इससे अंदाज़ा लगाएं, चाहे बिस्किट हो, चाहे दूध हो, चाहे घरेलू अशिया की छोटी मोटी सामान भी, उसमें भी डॉलर का
सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन जो अभी तक हमने समझा है, जो हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की है, देखिए किसी को टैक्स नेट में लाना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर हुकूमत को चाहिए, अगर उसके जो खसारे को पूरा करना है, जो एक टारगेट दिया था FBI उसको पूरा नहीं कर सकी, सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि सेल टैक्स जो आपके हमारे पैसों से लिया जाता है 17%, वो चेक किया जाए। उन्हें वो दुकानदार, वो शॉपिंग मॉल, वो चीज़ें जो हम ख़रीदते हैं, जो हम खाते हैं रेस्टोरेंट में जाके, उस पर 17% टैक्स डिडक्ट किया जाता है मुख्तलिफ इदारों की जानिब से। वो चेक अगर हुकूमत करे, सख्ती करे इस पर कि वो टैक्स, सेल टैक्स की मद में 17% लिया जा रहा है, वो क्या ख़जाने में जमा हो रहा है? नहीं, वो ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ हुकूमत और FBI उस पर सख्ती कर दे तो अरबों रुपए सरकारी ख़जाने में आ सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए टैक्स नेट की बात की जाती है। टैक्स में पाकिस्तान में तकरीबन जो हमारी इत्तला के मुताबिक मुश्किल से 7 लाख लोग हैं जो टैक्स नेट में हैं। इस साल कोशिश की है नेट में लाने की, टैक्स नेट में। लेकिन देखिए एक जो तनख्वाहदार तबका है, उसके जो सेल, वो जो टैक्स भरेगा उस पर इतना हुकूमत को फ़ायदा नहीं होगा जितना सेल टैक्स रेवेन्यू में अगर इजाफे की कोशिश मज़ीद की जाए, उसमें सख्ती की जाए और उन पर जुर्माने किए जाए जो सेल टैक्स नहीं देते, तो काफ़ी हद तक ये मसाइल हल हो सकते हैं। जी ठीक है रेहान, आप हमें बता रहे हैं। ठीक है, अब रुख करेंगे हम मुमताज़ बंगश का, जो हमें पेशावर के बारे में बताएंगे। मुमताज़, पेशावर के बासियों का क्या ख्याल है मिनी बजट के हवाले से? क्योंकि अमीरों के इस्तेमाल शुदा अशिया पर तो मजीद टैक्स लगेगा और तनख्वाहदार तबका भी कुछ पिसेगा। गरीब अवाम का तो कहीं कोई जिक्र नहीं, उनको तो रिलीफ देने का नहीं सोच रही हुकूमत। बिल्कुल, सबसे पहले अगर हम ताजिर बरादरी की बात करें तो उनका कहना यह है, वो तो सेटिस्फाइड नजर आते हैं। उनका कहना यह है कि ये चूंकि इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट प्रमोशन पैकेज है, तो इसलिए उससे उसका फायदा जो होगा वो ज्यादातर जो बड़े कारखानेदार हैं उससे ज्यादा जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनको फायदा पहुंचेगा। तो इसलिए यहाँ पे तो चूंकि बड़े कारखानेदार मौजूद नहीं, छोटे छोटे यूनिट्स हैं, तो वो तो सेटिस्फाइड दिखाई देते हैं कि उनको शायद इस बहाने कोई मराहत मिल जाए और ये जहाँ जो सिख इंडस्ट्री है उसको कोई संभाला मिल जाए। जहां तक आम बंदी की बात है तो आम लोगों को तो जनरल सेल्स टैक्स से गर्ज है। वो ये समझते हैं कि अगर जनरल सेल्स टैक्स की शरह बढ़ा दी जाए तो इससे आम आदमी जो है वो बुरी तरह मुतासिर होगा। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इसकी इशारे भी मिल रहे हैं कि शायद GST बढ़ाने के लिए कोई इकदाम हो, लेकिन ये तो अभी थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा कि हुकूमत इस बारे में क्या फैसला करती है। अगर ऐसा किया जाता है तो आम शहरी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। यहाँ पे खुसूसन चूंकि ये मिलिटेंसी हेड सूबा है, तो यहाँ पे पहले से लोग जो हैं, लोगों के कारोबार काफी खराब हैं, लोगों की जो ज़राए आमदनी है वो इतनी नहीं है, वो सफर गई हैं, तो इसलिए वो इस पे काफी असर पड़ेगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि चूंकि जो दरामदात हैं उसकी हौसला शिकनी के लिए सब कुछ किया जा रहा है, तो अगर यही बात होती है और पुरतयश जो अशिया हैं उस पर ड्यूटी बढ़ा दी जाती है तो इससे मेरा ख्याल है आम आदमी पर फिर असर नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर 1800 सीसी से ज्यादा जी कहने का मतलब यह है कि अगर गाड़ियों पे, लग्जरी गाड़ियों पे ये टैक्स बढ़ा दिया जाता है, ड्यूटी बढ़ा दी जाती है, तो इससे आम आदमी पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर GST है या इस सिलसिले में जो बिलवास्ता टैक्स है उसकी शरह में इजाफा कर दिया जाता है, तो फिर उससे यहाँ के लोग जो है वो काफी उसमें तशवीश पाई जाती है कि अगर ऐसा हो जाता है तो उनकी जो ज़राए आमदनी है उसमें भी फर्क पड़ेगा और उनकी जिंदगी मजीद अजीरन हो जाएगी। बिल्कुल, टैक्स बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है फिर मुश्किलात तो पैदा होंगी। खलील, आप हमें बताएगा कि कोयटा के बासी क्या सोचते हैं जब 200 अरब का टैक्स लग रहा है और यही इतलात आ रही है कि गरीब आवाम ज्यादा मुतासर होगा, तो लोगों का क्या फीडबैक है? सही आ रहा है। जी बिल्कुल, जैसे आपको मालूम है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पसमानदा और गरीब सूबा है और यहाँ तकरीबन 50% से जो जायद आबादी है वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। अब तो ये बजट लगा रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता 5 माह में जो कुछ हुआ है, गैस की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा, इसके अलावा अशिया खुर्दो नोश की जो कीमतों में इजाफा है, उससे तो यहाँ के अवाम जो है वो चीख उठे हैं और उनमें जो परचेजिंग पावर है वो बिल्कुल नहीं है। कोई गोश्त की कीमतों में इजाफा हो गया है, सब्जियों की कीमतों में, दालों की कीमतों में, और खुसूसन आजकल कोयटा में बहुत ज्यादा सर्दी है। इस बार जो गैस के बिल आए, यकीन करें कि जो गैस ऑफिस है उसके सामने बड़ी बड़ी लाइनें और लोग हैरान और परेशान है कि किस तरह अपनी ये गैस के बिल जमा कराएंगे। गुज़िश्ता सर्दियों में अगर ये 3000 आता था तो अभी वो 9000 रुपए तक पहुंच गया। एक हमारे दफ्तर के मुलाजिम है, उससे हमने जब पूछा, उसका वो 2 मियाँ बीवी और एक बच्चा है, तो उनका यही कहना था कि जो 5 माह या 6 माह पहले उनके घर का जो अशिया राशन था वो 6500 रुपए में आता था,
लेकिन अब वो 9,000 रुपए में आ रहे हैं। तो आप अंदाजा करें कि जो एक 20,000 का मुलाजिम होगा, एक 15,000 रुपए का मुलाजिम होगा, वो किस तरह गुजारा करेगा। और अगर ये टैक्स लगते हैं 2 और 22 करोड़ हमारी आबादी है, उसमें सिर्फ जो टैक्स फाइलर हैं वो 1% है, 14 लाख का अफराद है। लेकिन अब जो ये टैक्सेस लगेंगे ये तमाम जो नॉन टैक्स फाइलर है उस पे, तो ये जो बजट खसारा है उससे उसको पूरा करने के लिए जो है पूरी कौम पे एक अजाब मुसल्लत किया जा रहा है। 200 अरब रुपए के टैक्स लगेंगे, उससे हर शहरी मुतासिर होगा और जो खुसूसन मुलाजिम तबका है वो तो और ज्यादा मुतासिर होगा, क्योंकि उसकी जो वो टैक्स शरह है वो कम करके 6 लाख रुपए पे लाई जा रही है। जो सालाना 6 लाख कमाते हैं उन पे भी टैक्स लगेगा। और इसके अलावा जो ये इतलात है कि जो बैंकों से पैसे निकलवाए जा रहे हैं उस पर भी टैक्स की शरह बढ़ाई जा रही है। तो ये इंतहाई एक अफसोसनाक अमर है। आज हमारी लोगों से बात हुई, वो काफी पहले ही परेशान है क्योंकि बलूचिस्तान माली बहरान का दो चार है, शदीद माली बहरान से दो चार है और यहाँ बिल्कुल गुज़िश्ता 6 माह से हर चीज जाम हो चुकी है। तरक्याती मंसूबों पे काम ठप है, सर्दी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से स्लैग सीजन है और लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान है। और उनका यही कहना था कि क्या मिनी बजट को हम क्या करें, हमें तो पहले ही सब कुछ बढ़ा दिया गया, आप मिनी बजट पेश किया जा रहा है, इसमें मजीद जुल्म डाला जाएगा और इसका निशाना सिर्फ और सिर्फ गरीब अवामी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खलील अहमद, रेहान हाशमी, मुमताज बंगश और कामरान खान। आप चारों हमें कर रहे थे, हमारे से गुफ्तगू की आप चारों ने इस प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब। माहिर बौशियात जफर मोतीवाला साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और डॉक्टर इकरामुल हक माहिर टैक्सेस अमूर भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सलमान शाह साबिक वज़ीर ख़जाना भी हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि सैयद शबर जैदी माहिर बौशियात भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो आइए अब इन डिटेल हम गुफ्तगू करते हैं कि मिनी बजट है क्या, इसकी ज़रूरत क्या थी, इसके असरात क्या हो सकते हैं। तो डॉक्टर इकराम, आपने भी हमारे ब्यूरो चीफ की गुफ्तगू सुनी, उनका ये बताना था कि आम जो लोग हैं वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। उनका ये कहना है कि डायरेक्टली तो हम पे टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन इनडायरेक्टली असरात तो फिर गरीब आवाम पर ही होंगे। तो सबसे पहले जनरल अगर गुफ्तगू शुरू की जाए तो आम लोगों को आप कैसे समझाएंगे कि मिनी बजट क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है? जी, जाहिर है किसी गैर मामूली सूरत हाल में आपको एक से ज़्यादा बजट पेश करने पड़ते हैं, वरना पाकिस्तान का जो कानून है और आम जो पाकिस्तान की रवायत है उसमें एक हुकूमत एक ही बजट पेश करती है। पिछली हुकूमत ने बजट पेश कर दिया अगले 5 साल का, जबकि उन्हें नहीं करना चाहिए था और वो आने वाली हुकूमत के लिए छोड़ना चाहिए था। फिर इन्हें मजबूरन एक बजट पेश करना पड़ा और इसके बाद अब ये दूसरा जिस पे काफ़ी तनकीद और लहदे हो रही है कि इसकी क्या ज़रूरत है, मगर इसकी ज़रूरत 3 वजूहात पे है जिसके मैं ज़िक्र करता हूँ। एक तो देखिए, हमारे यहाँ ख़ाम माल के ऊपर ड्यूटी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट बहुत सफ़र कर रही हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल इतना महंगा आ रहा है कि हम आगे चीज़ें बनाकर बाहर नहीं भेज सकते हैं। और जो हमारे सनतकार हैं वो इस तरह से उनकी प्रोडक्शन में जब कॉस्ट बढ़ जाती है तो वो फिर आगे ना चीज़ें बिकती हैं और इकॉनमी और स्लो हो जाती है और आगे ही हमें इस दफ़ा इकॉनमी की ग्रोथ में बहुत कमी का सामना है। और हमने जो गवर्नमेंट के तरक्याती बजट था वो भी बुरी तरह कटा है, तो इसकी वजह से सबसे बड़ा चैलेंज इकॉनमी की ग्रोथ का है। इसलिए वज़ीर ख़जाना मोहतरम ने कहा कि वो स्टॉक एक्सचेंज पर भी कुछ रायात देंगे ताकि वहाँ लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करें और मईशत का पहिया आगे बढ़े। तीसरा, वो चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ लग्जरी गुड्स बहुत ज़्यादा आती हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा डॉलर्स बाहर भेजने पड़ते हैं और डॉलर की जब कमी और इस तरह डिमांड होती है तो फिर लोकली हमारी करेंसी और भी वीक होती चली जाती है और ट्रेड गैप भी बहुत ज़्यादा है, डेफिसिट हमारा करंट बहुत बढ़ चुका था। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसी अशिया जो हमें वही उसको हम बंद तो नहीं कर पा रहे, मगर इसलिए उस पर ज़्यादा टैक्स लगाना चाहते हैं कि अगर फिर भी लोग उसका इस्तेमाल चाहते हैं तो वहाँ से हमें ज़्यादा रेवेन्यू मिल जाए और फिर हमारा जो मालियाती खसारा है उसको हम 5% जो टोटल GDP है उसके अंदर अंदर रख सकें। अगर आप इसके बियॉन्ड जाते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा कर्जा जात लेने पड़ेंगे और अगर हम अपने मालियाती खसारा बढ़ाते रहे तो फिर हम कर्ज़ों की दलदल से नहीं निकल पाएंगे। तो मेरा ख़्याल है कि आम आवाम के ऊपर तो वज़ीर ख़जाना मोहतरम बोझ नहीं डालेंगे और वो उन्होंने 2-3 मरतबा ये कहा भी है कि इस बजट को उस नुक्ता नज़र से ना देखा जाए बल्कि इस नुक्ता नज़र से देखा जाए कि हम बहुत सी करेक्शंस करना चाहते हैं जो ऑलरेडी सिस्टम में ख़राबी का बायस है और सनत को भी बढ़ाना चाहते हैं, सेविंग का रेट भी बढ़ाना चाहते हैं और आम लोगों के लिए भी कोई रिलीफ लाना चाहते हैं। हम दुआ करते हैं कि जब वो बजट पेश करें उसमें वाकई ऐसी तजावीज़ हों जिसका वादा उन्होंने फरमाया। देर में पता चल जाएगा कि आपकी दुआएं रंग लाती हैं ये नहीं। डॉक्टर सलमान शाह से अगला सवाल मैं करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि वज़ीर ख़जाना तो कहते हैं कि इस मिनी बजट से आम आवाम पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा,
डायरेक्ट तो उन पर कोई टैक्स लागू नहीं हो रहा, लेकिन आपको नहीं लगता कि इनडायरेक्ट तो असरात तो आम आवाम पर ही आएंगे? देखें, बात यह है कि बहुत से ऑब्जेक्टिव्स हैं इस मिनी बजट के, और ये क्योंकि पिछला बजट PMLN का था और वो एक सस्टेनेबल बजट भी नहीं था, वो एक इलेक्शन ईयर बजट था उनके लिए, और उन्होंने एक उसमें खासी गिमिक्स वगैरह भी की, तो नया बजट बनाने की ज़रूरत तो डेफिनेटली थी। दूसरी बात यह है कि बहुत बड़े बड़े खसारे थे इकॉनमी में, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, फिस्कल डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, और इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, इकॉनमी चल नहीं रही और स्लो डाउन हो रही है। सो मिनी बजट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अब इसमें अगर आप देखें कि मालियाती खसारा जो है वो तकरीबन 6% से आगे चला गया है, इसका मतलब है कि उसको टैकल करने के लिए दो तरीके होंगे। एक तो ये है कि आप अपने अखराजात कम करेंगे और एक्सपेंडिचर कम करेंगे, तो वो जाहिर है कि डेवलपमेंट स्पेंडिंग उससे कम होगी, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जो आप कट कर सकते हैं, और डेवलपमेंट स्पेंडिंग करने से इकोनॉमिक स्लो डाउन भी होगा। दूसरी तरफ आपको रेवेन्यू जनरेशन को ज़्यादा करना पड़ेगा, और उसमें अगर आप नेट एकदम तो बढ़ाने में कामयाब नहीं होते, लेकिन आप रेट को थोड़ा बहुत ऊपर कर सकते हैं, जिससे वज़न तो और पड़ेगा आवाम पे। सो आई थिंक कि ये कहना कि अवाम के ऊपर वज़न नहीं पड़ेगा, ये तो मुमकिन नहीं है। डेफिनेटली अवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा रेवेन्यू अगर जनरेट करनी है तो वो अवाम से ही आपने जनरेट करनी है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जी अमीरों पे लगेगा टैक्स और गरीबों पे नहीं लगेगा, तो वो डिबेट तो हम बाद में देखेंगे जब ये सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि इस बजट में क्योंकि हमारा जो ज़्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, तो उसमें एक्सपोर्टर्स के लिए क्या दिया जाएगा, किस किस्म की मराद दी जाएंगी कि आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो इस वक्त बिल्कुल बैठी हुई है उसमें कोई जान पड़ जाए। इसका मतलब है कि उनकी कॉस्ट को कैसे आप नीचे लेके आएंगे, उनको किस किस्म के इंसेंटिव्स देंगे ताकि एक्सपोर्ट प्रमोशन हो सके। दूसरी तरफ आपको ये देखना पड़ेगा कि जो इम्पोर्ट्स हैं, इम्पोर्ट्स को आप कैसे कम करें, और एक तरफ तो आपके इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स को हो सकता है आप कंसेशन दें, और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सके फॉर आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़। बट दूसरी तरफ आपको बहुत सी चीज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगानी पड़ें कि उनकी अननेसेसरी इम्पोर्ट्स हैं उनको कम किया जाए। फिर दूसरी चीज़ ये है कि हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कहती है कि पाकिस्तान में डंपिंग बहुत ज़्यादा होती है, पर्टिकुलरली चाइना से बहुत डंपिंग होती है, तो हो सकता है उसके ऊपर कोई रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगाई जाएं उस डंपिंग को रोकने के लिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन हो और इम्पोर्ट बिल कुछ आपका कम हो सके। एंड फाइनली आई मीन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस वक्त इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो आपकी स्टॉक मार्केट उसका एक इंडिकेटर बनी हुई है, और उस स्टॉक मार्केट में उसको रिवाइव करने के लिए, उसमें कुछ जुम्बिश लाने के लिए आई एम श्योर कि कोई चीज़ें की जाएंगी। सो ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा और इस सारी चीज़ को बैलेंस करके फिर आगे चलना पड़ेगा। तो आई एक्सपेक्ट कि ये बजट जो होगा होपफुली पीटीआई की स्ट्रेटजी को रिवील करेगा, और पीटीआई ने आगे चल के किस डायरेक्शन लेनी है उसको भी ये रिवील करेगा। ठीक है, जफर मोतीवाला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, आप बताइएगा आपकी क्या तवक्कात हैं इस मिनी बजट से, क्या ये आवाम दोस्त होगा या नहीं? देखिए, मैं काफ़ी उम्र हो गई है मेरी, डॉक्टर साहब से तो मैं जूनियर हूँ, लेकिन ये आवाम दोस्त जो बजट है ये एक परिस्तानों की कहानी है। हमेशा कहते हैं कि आवाम के ऊपर आम आवाम पर है ना कोई बोझ नहीं पड़ेगा, हमेशा आवाम पर बोझ पड़ता है, क्योंकि जो भी बजट आएगा कुछ भी अगर वो चीज़ों पर टैक्स लगाएगा तो आवाम अगर उसको यूज़ कर रही है तो वो उसके ऊपर प्रेशर आएगा। अब आप कहें कि पनीर यूज नहीं करी, ठीक है पनीर नहीं यूज कर रही, लेकिन साबुन तो यूज कर रही होती है, सिगरेट तो यूज कर रही होती है। आवाम के लिए चाय भी जो है वो अब ये तो नहीं कह सकते कि आप एक लग्जरी आइटम है, तो आवाम पर तो बोझ आता है।
ये सब बातें हैं कि आवाम पर कोई बोझ नहीं आएगा। हमारे बोर्ड पर बैठे हुए हैं असद उमर साहब, हम सब साथ काम किए हुए हैं, इनको भी पता है कि ये जब आप टैक्सेस लगाते हैं हर चीजों पर अक्रॉस द बोर्ड, आपकी 70% तो चीजें इंपोर्टेड हैं, और जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर जब आप इंपोर्ट करके उनको फिर वो रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होती है, और उसके बाद वो जो है प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्टेबल या कोई वैल्यू एडेड चीज बनती है। तो ये कहना कि अवाम दोस्त हो गए, अवाम दोस्त कोई नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कैपिटल मार्केट के लिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वहां पर जुम्बिश लाने के लिए, एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए वो हमें बेनिफिट्स दे रहे हैं, जिसका मार्केट ने खुद भी इतराफ किया है। और पिछले हफ्ते और इस हफ्ते मार्केट ने 36,000 के लेवल से अक्रॉस करके घुमाकर मूव करके जो मंदी थी उसको तेजी की तरफ टर्न किया है और 40,000 के करीब पहुंच गई है। अब ये बजट जो है जो लेट हो रहा है, 4.5 का जो कहा गया और अभी तक नहीं आया, ये हमारी आपकी जो अभी ट्रांसमिशन भी चल रही है, ये कभी भी बजट आना शुरू होगा तो कट ऑफ होगी। लेकिन इसको देखते हुए कि ये अभी भी तशवीश में है, टेंशन में है कि किस तरह इस बजट को प्रेजेंट करें, क्योंकि सबको पता चल गया है कि इसाक डार साहब ने तो खजाना खाली करके चले गए, और वो उनकी जो तकरीरें होती थी, उनके जो पॉइंट्स होते थे, उनके जो चीजें लोगों को बताते थे, वो सब जाली बने हुए थे। इनफैक्ट हमें ये शिकायतें ना सिर्फ पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट से और पाकिस्तान के लोगों से और पाकिस्तानियों से मिली है, बल्कि इंटरनेशनल जो डोनर हैं उन्होंने भी कहा कि हमें फिगर्स जो है फर्ज मिले हैं, गलत मिले हैं, और वो उसका आप ये विटनेस कर रहे हो कि उसी की वजह से खजाना खाली है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला आ रहा है, दूसरा डॉलर रुपये की पैरिटी नहीं संभली जा रही, और तीसरा जो सबसे बड़ा हुआ कि हम डबल डिजिट के इंटरेस्ट रेट पर आ गए हैं। तो ये सब देखते हुए अवाम दोस्त तो मेरे से ये बात, अवाम दोस्त आपको भी लग रहा है कि ये बजट नहीं है। बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया कि पिछली गवर्नमेंट जो है वो खजाना खाली करके गई थी, तो मौजूदा हुकूमत और पिछली हुकूमत के बजट का कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से डिस्कशन शुरू करते हैं। मेरी बजट जो अब से कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। इकराम साहब, ये जो कुछ लोग कहते हैं, कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं कि मेरी बजट लाकर मुआशी इस्तेहकाम लाया जा सकता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी कैसे यकीनी बनाई जा सकती है? जी, अगर आप सनतों को और बिजनेसेस को अपने टैक्सेस में कुछ रिलीफ दें और कुछ ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करें जिससे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, तो आप किसी भी बजट को और फिनेंस बिल को इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर हमारे यहाँ दरअसल जो माजी में तो बहुत बुरी रवायत रही कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगाकर बस नंबर ज़्यादा बताते रहे, मगर ये नहीं देखा कि उसकी वजह से जो हमारी लॉन्ग टर्म इकनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ है उस पर कितना बुरा असर हो रहा है। तो पिछले ज़मानों में डार साहब ने जो 20% सालाना के लिहाज से वो टैक्स के अंदर ग्रोथ दिखाते थे, वो अब साबित हो रहा है कि उसने हमें बहुत बुरी तरह मुतासर किया है, क्योंकि हर जगह अगर आप इंपोर्ट पे इतनी हैवी ड्यूटीज़ लगा देंगे तो फिनिश गुड्स भी आपके यहाँ महंगी आएंगी और रॉ मटेरियल भी महंगा आएगा, बिजली, गैस, अगर सबकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। और दूसरा देखें ना, जो कारोबार करने के लिए आसानी होती है, अगर आप एक बंदे को कहें कि तुम साल में 60 जो है वो मुझे टैक्स की रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स फाइल करो, तुम्हें 30 महकमे या तुमसे डील करेंगे, तो ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक का एक इशारिया होता है जिसमें पाकिस्तान टैक्सों के लिहाज से और नीचे गया है। तो इस हुकूमत की ये बाइश है और बड़ी उनकी इस पर तवज्जो भी है कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को भी के इशारिये भी बेहतर करें, कॉस्ट को भी नीचे लाएँ और रॉ मटीरियल्स पे ड्यूटीज़ कम करें। तो इस लिहाज से इस मिनी बजट को जो बार बार वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि करेक्शन का बजट है, तो उस लिहाज से अगरचे अभी हमने उनकी वो तजावीज़ तो देखी नहीं, मगर लगता है कि वो एक पैराडाइम शिफ्ट करना चाहते हैं, यानी कि जो पिछली हुकूमत का वतीरा था उससे हट कर वो आगे लॉन्ग टर्म सोचना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ आए, ना कि हम हर वक्त टैक्सेस की बात करें, क्योंकि अगर ग्रोथ ज़्यादा आएगी तो टैक्स तो खुद ही ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि टैक्स तो उसका दरअसल एक फ्रूट है, एक उसका बाई प्रोडक्ट है। और दूसरा आप ये देखें कि जो टैक्सों के अंदर चोरी अगर हम रोक लें तो फिर हमें बहुत ज़्यादा ये इस तरह के टैक्स रेट्स भी ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो मुझे सिर्फ कमज़ोरी नज़र आती है कि पिछले सप्लीमेंट्री बजट में उन्होंने कहा था कि हम बहुत सा
तो इसलिए टैक्स नहीं लगा रहे कि हमें उम्मीद है कि हम 400-500 बिलियन तो जो टैक्स में चोरी हो रही है वो टेक्नोलॉजी से रोक लेंगे। उसके बारे में वज़ीर ख़ज़ाना मोहतरम को बताना चाहिए कि वो रोक पाए हैं कि नहीं, क्योंकि FBR जो है वो अब एक ऐसा अदारा बन गया है कि वहाँ टैक्स गैप बहुत ज़्यादा है। उसका फिर नुकसान ये होता है कि हमें मज़ीद टैक्सेस लगाने पड़ते हैं। अगर हम टैक्स नेट बड़ा कर लें और टैक्स का रेट कम कर दें तो फिर जो आपका सवाल था वही बजट जो है वो आपकी माशी इस्तेहकाम की तरफ चला जाएगा, बजाय इसके कि वो आपकी मईशत को नेगेटिव की तरफ लेकर जाए। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आप फरमाइएगा कि एक तरफ तो हुकूमत टैक्स का नफाज भी कर रही है, फिर हम ये देखते हैं कि बैरूनी इमदाद भी आ रही है, तो इस सिचुएशन को अगर हम देखें तो फिर क्या पाकिस्तान फ्यूचर में, इन फ्यूचर लाइक थोड़े से टाइम के अंदर हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान मौशी बहरान से निकल सकता है? आई थिंक पॉसिबिलिटी तो है, ये अच्छी पॉलिसीज़ के साथ आप ये बिल्कुल निकल सकते हैं, क्योंकि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो इमीडिएटली आपको डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जा रहा था, और अगर ये पैसा जो सऊदी अरेबिया, दूसरे ममालिक UAE, चाइना, टर्की और ये अब कतर भी हम जा रहे हैं, तो ये खासी सब्सटेंशियल रिसोर्सेज पाकिस्तान में बड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आ गई हैं, जिसकी वजह से एक अपनी एक स्टेबिलिटी पैदा होती है। अब बात होगी कि क्या पाकिस्तान वो अपनी पॉलिसीज़ रिफॉर्म्स कर सकता है जिसकी वजह से ये इकॉनमी में एक इन्वेस्टमेंट बूम आना शुरू हो, और हमारे जो इन्वेस्टर जो साइड लाइन पे बैठा हुआ है, सबसे पहली चीज़ ये है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर को आपने मोबिलाइज़ करना है। अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर मोबिलाइज़ नहीं होगा तो कोई दूसरा इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं आएगा, और इस वक्त डोमेस्टिक इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट है, FBR से हैरेसमेंट हो रही है, नैब उनके पीछे पड़ा हुआ है, हर किस्म के रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो इतने मुश्किल होते जा रहे हैं कि आप ये सोचें कि टैक्स पे करने के लिए आपकी पोजीशन इस वक्त ईज़ ऑफ पेइंग टैक्सेस में आप 170 नंबर पे हैं दुनिया में। तो हम इतना बड़ा मुल्क है, जो छठा सबसे बड़ा मुल्क है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी, रेड टेप, गलत किस्म के लॉज, ओवर रेगुलेशन ने पूरी इकॉनमी की तबाही करके रख दी है। और प्राइवेट सेक्टर जिसमें बड़ी जान होनी चाहिए थी, जिसको चाहिए था कि वो इन्वेस्टमेंट करता, नौकरियां पैदा करता, क्योंकि आपको पता है कि हमारा यूथ बल्ज है बहुत बड़ा, हमारी आबादी का हिस्सा जो है ना 11-12 करोड़ जो हैं वो 25 साल से कम है। सो हमें तो तकरीबन 30 लाख हर साल रोज़गार के मौके चाहिए, और हमने पूरा निज़ाम बनाया है कि इन्वेस्टमेंट को क्रश किया जाए, इन्वेस्टमेंट को ना होने दिया जाए, ताकि यहाँ पे ना कोई डेवलपमेंट हो और लोग भूखे मरें। सो आई थिंक ये चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। आपने देख लिया कि दुनिया का सबसे महंगा आटा पाकिस्तान में है, दुनिया की सबसे महंगी चीनी पाकिस्तान में है, दुनिया की सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में है, सारे रॉ मटेरियल्स पाकिस्तान में महंगे हैं। हमारी जो आबादी है उसको ना तालीम दी गई है, ना स्किल्स दिए गए हैं, और ना ही उनकी हेल्थ के लिए कुछ किया गया है। तो फिर ये सारी चीज़ों का अब हमारे सामने नतीजा आ रहा है कि पाकिस्तान इधर उधर भाग रहा है, पैसे मांग रहा है कि भाई हमें पॉलिसी से अगर मौजूदा हुकूमत सही बना ले तो हो सकता है कि मौसम बहरान पर बिल्कुल फुल फ्लेज कंट्रोल हो जाए। जफर मोतीवाला साहब, आप जरा कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए कि पिछली हुकूमत की क्या पॉलिसीज थी जिसकी वजह से आपने कहा कि बिल्कुल कौमी खजाना खाली हालत में मिला। मुख्तसर जरा इन शॉर्ट बताइए कि ये वाली गवर्नमेंट क्या अच्छी पॉलिसीज लेकर आ रही है सामने? देखिए, पिछली गवर्नमेंट का तो ये था कि छुपाओ और बड़ी बड़ी अच्छी बातें करो और बताओ ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्या अंदर से क्या है। कहीं से भी पैसे मंगाओ, IMF से, वर्ल्ड इस्लामिक बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, कहीं से भी पैसे मंगाओ और यहाँ पर डॉलर रुपये की पैरिटी को स्टेबल कर दो कि भाई यहाँ पर करेंसी बड़ी स्ट्रांग है, हम लोग बड़ा अच्छा इकोनॉमी को कर रहे हैं, हमारे जो GDP है वो 4.5-5% पर चली जाएगी, हमारे जो इंटरेस्ट रेट हैं वो लो हैं। इस तरह की उन्होंने एक हवा बनाया हुआ था, एक फेक रिपोर्ट की स्टोरी बताई हुई थी, फ्रॉडुलेंट। जब ये हुकूमत आई तो इन्होंने कुछ ज्यादा ही अच्छाई की तरफ गए थे। इतना अच्छाई हमें भी पसंद नहीं आई कि उन्होंने पूरे, हम मेमनों में बोलते हैं, चोपड़े खोल दिए, यानी बुक्स खोल दी। वो जो चोपड़े खोल के इन्होंने दिखा दिया कि ना इधर कोई है, ना इधर कोई डेवलपमेंट है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, ना GDP ये होगा, ना डॉलर रुपये की पैरिटी स्टेबल रहेगी, ना इंटरेस्ट रेट नीचे रहेंगे, ना इधर सस्ताई होगी, ना इधर
कोई बिजनेसेस होंगे, तो वो जो है उसने एक किस्म का डर डाल दिया। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है वो डर गया। अच्छा, वो डर गया, उसके पीछे उन्होंने फिर ये कर दिया कि FBR, नैब, ये जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे, ये सबके ऐसा कर दिया कि वो आज के आज फाइलर जो है वो गिल्टी हो गया है, वो इल्जामों के अंदर आ गया है, और नॉन फाइलर है वो मस्ती मजाक कर रहा है, घूम फिर रहा है, रात को पार्टी कर रहा है। अब जब ये देखते हुए शॉर्ट एंड स्वीट में ये है कि दोनों हुकूमतों ने अपने अपने जो रोल प्ले किए हैं वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खराब हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर मोती बाबा हमारे साथ थे, डॉक्टर इकरामुल हक, डॉक्टर सलमान शाह, आप तीनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन थी मिनी बजट के हवाले से, एंड आई होप कि जिन लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया है उनको कुछ समझ आ गई होगी।